everyone, welcome back to my YouTube channel and you are watching Ayushi Academy. So we are meeting after a very long time. हम काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं. If you are new to my channel then it's a humble request, do subscribe it. So आज हम एक बहुत important topic के ऊपर बात करेंगे. अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं then also this topic is very important. अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं हिस्ट्री में तो भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन ऑल्सो दिस टॉपिक इज वेरी इम्पॉर्टेंट. सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट द इंडियन नेशनल मूवमेंट. इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इग्नू MA हिस्ट्री का, तो उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो फर्स्टली मैं आपके लिए ये क्वेश्चन रीड कर देती हूँ. दैट इज डिस्कस द मॉडर्निस्ट थ्योरीज अबाउट द इमर्जेंस ऑफ नेशंस एंड नेशनलिज्म. आज की क्लास में हम दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे. एक तो वर्ड नेशन के बारे में बात करेंगे एंड एक वर्ड नेशनलिज्म के बारे में बात करेंगे. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इमर्जेंस ऑफ नेशंस एंड नेशनलिज्म. तो नेशन क्या होता है और नेशनलिज्म क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कि मॉडर्निस्ट का क्या पर्सपेक्टिव रहा कि कैसे इमर्जेंस हुआ नेशन का और नेशनलिज्म का. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल कि किस तरीके से हम क्या बात करने वाले हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंटली वी विल बी स्टडिंग अबाउट वेरियस हिस्टोरियंस. हम अलग अलग हिस्टोरियंस के बारे में बात करेंगे. आई एम ट्राइंग टू मेक दिस टॉपिक वेरी सिंपल बिकॉज ये एक डिफिकल्ट टॉपिक है. जैसे कि आपका ट्रांजिशन डिबेट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, इन द सिमिलर मैनर दिस टॉपिक इज ऑल्सो डिफिकल्ट बट यू कैन अंडरस्टैंड इट. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ 3 टर्म्स की बात करती हूँ. फर्स्ट टर्म विच वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज नेशन, कि what do we understand by the term nation. The second term which we are going to talk about is nationalism, and the third term which we are going to talk about is that is nation state. कि आप नेशन से क्या समझते हो, आप नेशनलिज्म से क्या समझते हो, आप नेशन स्टेट से क्या समझते हो. उसके बाद हम जाएंगे मॉडर्निस्ट की क्या थ्योरी होती है on the emergence of nation and nationalism. So if you are a political science student then also this topic is going to be very very important. Now firstly we will be understanding the meaning of the term nation. Nation का क्या मतलब होता है? What do we understand by the term nation? यानी कि हम राष्ट्र से क्या समझते हैं. So in history per se, nation should be understood as a very special and distinctive human community. यानी कि एक बहुत ही स्पेशल और डिस्टिंक्टिव ह्यूमन कम्युनिटी की बात की जा रही है. दैट इज नेशन. अ नेशन इज नॉट अ नेचुरल ह्यूमन कम्युनिटी, मतलब एक नेचुरल नहीं है ह्यूमन कम्युनिटी गिवन टू अस. इट इज अ हिस्टोरिकल कैटेगरी, यानी कि ये एक ऐसी हिस्टोरिकल कैटेगरी है दैट इज इट इज अ ह्यूमन कम्युनिटी दैट हैज बीन मेड इन हिस्ट्री एंड थ्रू हिस्ट्री. यानी कि एक नेशन एक ऐसी टर्म है जो कि विद हिस्ट्री के साथ इवॉल्व हुआ है, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव के साथ इवॉल्व हुआ है. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन हिस्टोरिकल कंडीशंस. एक बार फिर से आपके लिए रिकॉल करती हूँ. नेशन इज अ वेरी स्पेशल एंड डिस्टिंक्टिव ह्यूमन कम्युनिटी, यानी कि एक बहुत ही स्पेशल ह्यूमन कम्युनिटी जब टुगेदर आती है तो उसे हम नेशन कहते हैं. ये बहुत सिंपल टर्म्स में है. आगे हम इस पे देखेंगे कि वेरियस हिस्टोरियंस ने अपना क्या व्यू पॉइंट दिया है. नाउ सेकेंड टर्म दैट इज नेशनलिज्म. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेशनलिज्म. हम नेशनलिज्म से क्या समझते हैं. ठीक है, सो नेशनलिज्म is a political principle that insists that this national community should have its own representative state. यानी कि जो ये नेशनल कम्युनिटी है, नेशन का मतलब हमने क्या पढ़ा कि उसके अंदर ह्यूमन कम्युनिटी रहती है, ह्यूमंस रहते हैं. अब इसमें बोला नेशनलिज्म का मतलब है कि
एक ऐसी नेशनल कम्युनिटी जिसकी अपनी खुद की एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट है, दैट इज नेशनलिज्म। ठीक है, इन अ वेरी सिंपल टर्म्स। अब आगे बात करते हैं कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेशन स्टेट। हम नेशन स्टेट से क्या समझते हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? So, nation state is the example of such a state in which state is the representative of the nation and emanates from it। यानी कि nation state का मतलब हो गया कि state जो है वो पूरे nation को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नेशन स्टेट। तो हमें आई होप समझ में आया होगा तीनों वर्ड्स का मीनिंग। फर्स्टली वी टॉक्ड अबाउट नेशन। हम नेशन से क्या समझते हैं? नेशन का मतलब है एक वेरी स्पेशल और डिस्टिंक्टिव ह्यूमन कम्युनिटी, दैट इज नेशन। देन व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेशनलिज्म? नेशनलिज्म का मतलब है एक ऐसी कम्युनिटी जिसके पास खुद की एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट है, दैट इज नेशनलिज्म। एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेशन स्टेट? नेशन स्टेट का मतलब है कि जहां पर स्टेट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन, कि स्टेट पूरे के पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करती है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द वेरी इंपॉर्टेंट थीम, दैट इज द थ्योरीज ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो हम कह रहे हैं कि जो थ्योरी है कि नेशन का इमर्जेंस कैसे हुआ और नेशनलिज्म का इमर्जेंस कैसे हुआ, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज मॉडर्निस्ट एंड वन इज नॉन मॉडर्निस्ट। आप इसको प्राइम मॉडर्निस्ट भी कह सकते हो। सो इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द मॉडर्निस्ट थ्योरीज ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म। ठीक है, इसका जो इमर्जेंस हुआ इसके बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बात क्या करने वाले हैं। तो अभी तो ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ है। अभी हम इसके मेन क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज द मॉडर्निस्ट थ्योरीज अबाउट द इमर्जेंस ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म। सो व्हाट आर द मॉडर्निस्ट थ्योरीज अबाउट द इमर्जेंस ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म? सो मॉडर्निस्ट and prime modernist both have difference of opinion on the debate of emergence of nation and nationalism. So both have very different perspective. ठीक है, सबका एक जैसा पर्सपेक्टिव तो हो नहीं सकता। तो मॉडर्निस्ट का अलग पर्सपेक्टिव है और नॉन मॉडर्निस्ट का अलग पर्सपेक्टिव है ऑन द डिबेट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म। नाउ हु आर मॉडर्निस्ट? मॉडर्निस्ट लाइक अर्नेस्ट गेलनर, Eric Hobsbawm, Benedict Anderson are of the opinion। ठीक है, तो ये इन हिस्टोरियंस के आप नाम याद रख लेना, अर्नेस्ट गेलनर, एरिक हॉब्सबॉम और बेनेडिक्ट एंडरसन। मैं इसके आपको लिख के भी दे दूंगी अभी बाद में। अभी हम एक और न्यू पर्सपेक्टिव डेवलप कर रहे हैं कि हम साथ में आपको नोट्स भी अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, सो आर ऑफ द ओपिनियन दैट नेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेशनलिज्म। इन सारे स्कॉलर्स का एक ओपिनियन रहा है कि नेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेशनलिज्म। दैट मीन्स नेशनलिज्म लेड टू द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। इसका मतलब ये है कि नेशनलिज्म की वजह से नेशन स्टेट का क्रिएशन हुआ है। नेशन इज कंस्ट्रक्टेड and created by nationalism. So these historians, these scholars are of the opinion कि जो आपका नेशन है ना वो किससे बना है? is constructed by nationalism। यानी कि नेशनलिज्म की वजह से आपका नेशन कंस्ट्रक्ट हुआ है। Now we need to understand nation in a holistic manner। इसको समझते हैं। So nations are not pre-given। ऐसा नहीं था कि वर्ल्ड स्टार्ट हुआ और अर्ली ह्यूमन है और एकदम से ही उन्होंने बोल दिया कि नेशन है, समथिंग लाइक नेशन। ऐसा कुछ नहीं था। सो नेशंस आर नॉट pre-given but constructed through linguistic/cultural processes and with the coming of modernization। तो यानी कि नेशन हमारा कंस्ट्रक्ट हुआ with the linguistic and the cultural
processes which were happening at that point of time. यानी कि मॉडर्नाइजेशन आया, धीरे धीरे लिंग्विस्टिकली वी ऑल डेवलप्ड, कल्चरली डेवलपमेंट हुआ, तो धीरे धीरे करते करते हमारा नेशन डेवलप हो गया एंड नेशन वाज नॉट अ प्री गिवन एंटिटी. नाउ बेनेडिक्ट एंडरसन, इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट ओपिनियन है और इन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक भी लिखी है, has put light on the concept of nationalism and nation through his book Imagined Communities. So बेनेडिक्ट एंडरसन ने एक बुक के थ्रू, और उनकी बुक का नाम है इमेजिन्ड कम्युनिटीज. तो हमने ऊपर में बात करी ना कि नेशन का मतलब क्या है, कि एक कम्युनिटी की बात हो रही है, ह्यूमन कम्युनिटी की. तो इनकी बुक का नाम है इमेजिन्ड कम्युनिटीज. नाउ व्हाट ही हैज रिटन इन दिस बुक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि इन्होंने क्या लिखा, क्या बात कही, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझने के लिए. सो लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. कि ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स नॉट फेमिलियर विद वन अनदर began to look upon themselves as the members of this newly created large invisible community called the nation. तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो ग्रुप्स थे और जो इंडिविजुअल्स थे वो आपस में, वी वर नॉट फेमिलियर टू वन अनदर. हम लार्ज स्केल पे तो सबको तो हम नहीं जानते हैं ना, हम किसी को ही जानते हैं, सबको तो हम नहीं जानते हैं वर्ल्ड के अंदर. तो कह रहे हैं कि हम सब आपस में एक दूसरों को एक इनविजिबल कम्युनिटी के रूप में देखने लगे कि वी आर अ कम्युनिटी, और हम सब ने मिलकर एक नेशन को कंस्ट्रक्ट किया. नाउ बेनेडिक्ट एंडरसन, अ लीडिंग थियोरिस्ट ऑन नेशनलिज्म, रेफर्ड टू नेशंस एज इमेजिन्ड कम्युनिटीज. तो नेशन को हमने क्या बोला, इमेजिन्ड कम्युनिटी. कि नेशन क्या है, एक इमेजिनेटिव, आपकी एक इमेजिन्ड कम्युनिटी हो गई. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग योर आंसर, तो आपको बेनेडिक्ट एंडरसन का व्यू पॉइंट लिखना है कि ही सेड कि नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी. नाउ these new groups and communities also began to insist that they should have their own representative states. अब इन लोगों ने, इन ग्रुप्स ने क्या बोला कि हमारे पास में हमारा एक खुद का रिप्रेजेंटेटिव स्टेट होना चाहिए. सो अ नेशन कैन बी डिफाइंड एज एन इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी. तो हम नेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ नेशन कैन बी डिफाइंड एज एन इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी दैट इज इनहेरेंटली लिमिटेड एंड सॉवरेन. ठीक है, तो यानी कि नेशन क्या है, एक इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी है. द टर्म इमेजिन्ड कम्युनिटी इज यूज्ड हियर बिकॉज इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन डोंट मीट देयर फेलो मेंबर्स बट दे स्टिल हैव अ फीलिंग ऑफ कम्युनिटी इन देयर माइंड. तो यही बात मैंने आपको पहले भी बताई कि इन रियलिटी वी डोंट मीट पीपल. ठीक है, रियलिटी में तो हम सबसे नहीं मिलते ना, नेशन के अंदर जितने भी लोग हैं हम सबको सबसे तो नहीं मिलते हैं ना, बट फिर भी हमें एक फीलिंग होता है कि ये सब क्या है, हमारा कम्युनिटी है, कम्युनिटी मेंबर्स है. सो द टर्म इमेजिन्ड कम्युनिटी इज यूज्ड हियर. अकॉर्डिंग टू एंडरसन, नेशंस आर अ प्रोडक्ट ऑफ नेशनलिज्म. नेशन क्या है, किसका प्रोडक्ट है, नेशनलिज्म का प्रोडक्ट है. कि धीरे धीरे हमारे अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग आई एंड देन वी लेड टू द क्रिएशन ऑफ नेशन. तो नेशनलिज्म लेड टू द क्रिएशन ऑफ नेशन. ये बेनेडिक्ट एंडरसन का व्यू पॉइंट है. आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा. धीरे धीरे करके हम और हिस्टोरियंस का देखेंगे कि उनका क्या क्या ओपिनियन है. Now coming to another very important historian, that is Ernest Gellner. अब गेलनर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्होंने देखो क्या क्या बोला. Ernest Gellner, a modernist, in his book on thoughts in 1964 and Nation and Nationalism, has tried to understand the concept of nation and nationalism
by establishing a link between nationalism, culture and industrialization. तो अर्नेस्ट गेलनर ने क्या किया, आपको ये समझाने के लिए कि भाई क्या है ये, ही इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मॉडर्निस्ट हिस्टोरियन, तो इन्होंने बोला, अपनी एक इनकी बुक थी नेशन एंड नेशनलिज्म, इनकी बुक का नाम है, तो इन्होंने अपनी बुक में बोला कि हमें एक लिंक बनाना चाहिए किन किन टर्म्स के साथ, नेशनलिज्म, कल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो बेसिकली गेलनर ने नेशनलिज्म और इंडस्ट्रियलाइजेशन को आपस में इंटरलिंक करने की कोशिश की है. नाउ हाउ ही हैज interlinked it is also very important. So Ernest Gellner explained in his book, nationalism is primarily a political principle. What he has said कि nationalism is primarily a political principle. ये एक political principle है क्या, nationalism, which holds that the political and national unit should be congruent. तो इन्होंने बोला कि जो political है और जो national unit है ये आपस में congruent होनी चाहिए. Nationalism as a sentiment or as a movement can best be defined in terms of this principle. बोला कि nationalism इस principle के through best defined हो सकता है. So, a nationalist movement is one actuated by a sentiment of this kind. कहते जब हमारे अंदर ये nationalist feeling होती है तभी तो आपका national movement जैसी कोई चीज़ होती है. तो इसको अब आगे काफ़ी greater detail में हम पढ़ेंगे. So basically अभी तक गेलनर ने बोला कि nationalism क्या है, एक sentiment है. Alright. So nationalism as a political principle represent a congruence of state, political unit and nation, that is a national unit. तो इन्होंने बोला state क्या है, state is a political unit and nation is a national unit. और इन्होंने बोला कि nationalism एक ऐसा political principle है which represent a congruence of political unit and your national unit. तो political unit which is your state and nation which is your national unit, इनका आपस में एक congruence जो है वो nationalism की feeling को, वो nationalism के sentiment को develop करता है. अब देखते हैं इन्होंने आगे किस तरीके से इसको explain किया है. Ernest Gellner has tried to link the concept of industrialization with nationalism. Now these are two very important terms, बहुत भारी terms है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी और नेशनलिज्म भी. इन्होंने आपस में दोनों टर्म्स को इंटरलिंक किया है और हम देखेंगे कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नेशनलिज्म आया कि नहीं आया. तो अब इनका ओपिनियन सुनते हैं, ठीक है. सो गेलनर saw the emergence of nationalism as an integral part of the transformation of the world from agrarian to industrial. Now this is very important, हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि गेलनर ने बोला कि जो emergence हुआ nationalism का, coming back to our question, हमारे क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस करना है कि मॉडर्निस्ट की क्या थ्योरीज रही है on the emergence of nation and nationalism. So Gellner saw the emergence of nationalism as an integral part of the transformation of the world from agrarian to industrial. तो क्या हुआ, वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एग्रेरियन से इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ हम लोग बढ़े. पहले तो ऑब्वियसली हर जगह पर एग्रेरियन इकोनॉमी ही थी, बाद में हम लेटर ऑन वी शिफ्टेड टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. सो कह रहे हैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एग्रेरियन से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जो हम गए, दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. नाउ द थ्योरी does recognize the primacy of the economic forces in creating new conditions. तो बोला कि ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी ने रिकॉग्नाइज किया द प्रिमेसी ऑफ
इकोनॉमिक फोर्सेस इन क्रिएटिंग न्यू कंडीशंस। तो ये इकोनॉमिक फोर्सेस ने नई नई कंडीशंस को डेवलप किया। So following is in brief the essence of the Gellner's theory of nationalism. अब हम गेलनर की क्या थ्योरी है नेशनलिज्म को लेकर, we are going to study that, we are going to highlight that. So Gellner's theory of nationalism. तो अब हम गेलनर की, अर्नेस्ट गेलनर की हम थ्योरी को स्टडी करते हैं। तो इन्होंने बोला an unprecedented and unprecedented type of economy emerged, generally called the industrial economy. इन्होंने बोला एक ऐसी इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ which is your industrial economy। धीरे धीरे एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ और इस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के डेवलपमेंट्स ने आपके नेशनलिज्म को इन्फ्लुएंस किया, नेशनलिज्म के इमर्जेंस में हेल्प करी। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ, कि इन्होंने बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नेशनलिज्म का इमर्जेंस हुआ। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो भाई नेशनलिज्म भी आ गया, कैसे आ गया? तो इन्होंने उन सारी बातों को हाईलाइट किया है। वन, इट वाज बेस्ड ऑन परपेचुअल ग्रोथ। जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो किस पे बेस्ड है? परपेचुअल ग्रोथ पर बेस्ड है। Indeed, the economy could survive only if it grew and kept growing. इकोनॉमी सिर्फ तभी सरवाइव कर सकती है जब वो बढ़े और बढ़ती ही जाए, ठीक है? The growing economy completely dismantled the stability of the old order. तो कह रहे हैं जो धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, जो आपकी अर्लियर जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी थी वो पूरी तरीके से डिसमेंटल्ड हो गई और एक नई इकोनॉमी ग्रो हुई। सो एक नई इकोनॉमी ग्रो हुई है, ठीक है? ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंडली अब इसको देखेंगे, ठीक है? इंडस्ट्रियलाइजेशन के हम पॉइंट्स देखेंगे और फिर इसको इंटरलिंक करेंगे कि कैसे हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू द इमर्जेंस ऑफ योर नेशनलिज्म। Now two, it required full or substantial literacy for its functioning. दूसरी बात क्या है कि इसको substantial literacy चाहिए अपनी functioning के लिए, इस economy को basically. This literacy had to be of homogeneous kind so that a large number of anonymous people unfamiliar with one another could also communicate with one another. तो कह रहे हैं कि हमने बोला कि नेशन का मतलब क्या है? एक कम्युनिटी है। कह रहे हैं आपस में लोगों को कम्युनिकेट करने के लिए एक लैंग्वेज तो चाहिए, लिटरेसी तो चाहिए। तो सेकेंडली बोल रहे हैं, पहला तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब इस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की परपेचुअल ग्रोथ होनी चाहिए, धीरे 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 करके बढ़ता रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किया कि इस इकोनॉमी के लिए हमें लिटरेसी भी चाहिए, मतलब पढ़े लिखे लोग चाहिए जो बात को समझ सकें। देन ओनली इंडस्ट्रियलाइजेशन विल कम। थर्ड, इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय रिमार्केबल मोबिलिटी बोथ ऑक्यूपेशन एंड स्पेशियल। कह रहे हैं कि एक रिमार्केबल मोबिलिटी की भी बात की गई है, किसकी? ऑक्यूपेशन के टर्म्स में भी और स्पेशियल मोबिलिटी के टर्म्स में भी। स्पेशियल मतलब स्थानीय, जगह जगह की। So large number of people were uprooted from their traditional occupations, locations and cultures. So बहुत सारे large number of people को shift किया गया from their traditional occupation, culture, location. Now, four, the new economy was also based on egalitarianism. जो आपकी नई इकोनॉमी थी वो इगैलिटेरियनिज्म पे भी बेस्ड थी, यानी कि एवरीथिंग इज इक्वल, है ना? द न्यू इकोनॉमी ऑपरेटेड लाइक अ हरिकेन और अ ह्यूज टाइडल वेव दैट डिस्ट्रॉयड द अर्लियर हायरार्कीज बेस्ड ऑन रैंक एंड स्टेटस। कह रहे हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया ना, तो जो पहले जो हायरार्की का जो सिस्टम था कि ये हमसे ऊपर है, ये हमसे नीचे है, इट डिस्ट्रॉयड ऑल दैट सिस्टम। वो सिस्टम की अब कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी। पॉइंट नंबर 5, द हाई कल्चर ऑफ द एलिट्स कुड नॉट रिमेन कन्फाइंड टू फ्यू एट द टॉप।
कह रहे जो ये हाई कल्चर है एलीट का, ये सिर्फ कुछ लोगों में नहीं रहा. इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो इट स्प्रेड इन थ्रू आउट द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये फैलता गया. इट हैड टू बिकम शेयर्ड एंड pervasive. So both the multiple local focal cultures and an exclusive high culture were replaced and transformed into a pervasive and shared high culture. ये वर्ड शेयर्ड हाई कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. कह रहे हैं कि सिर्फ एक एलिट का कल्चर नहीं रहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो सिर्फ अमीर लोग या एलिटिस्ट जो लोग हैं सिर्फ वही करेंगे. ये एक शेयर्ड हाई कल्चर बना कि मतलब सब लोगों को धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसी चीज फैलने लगी, पहुंचने लगी. सो द न्यू इकोनॉमी was backed up by modern science and technology. अब इस नई इकोनॉमी में मॉडर्न साइंस भी थी और टेक्नोलॉजी भी थी, ये दोनों चीजें थी. And was so powerful that it destroyed the old order and in time it replaced it with a new social order. कहते इतना पावरफुल ये सिस्टम था कि इन्होंने क्या किया, जो पुराना जो अर्लियर सिस्टम था एग्रेरियन इकोनॉमी का, इसको पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि डिस्ट्रॉय करके एक नए ऑर्डर की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे. Now we have to link industrialization with nationalism. That is the main crux of the answer. कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को नेशनलिज्म के साथ इंटरलिंक करना है. That is what Gellner is trying to do over here. So all this called for a very new type of arrangement. धीरे धीरे क्या हुआ, एक बहुत ही नए टाइप का अरेंजमेंट डेवलप होने लगा. Ordinary people could now aspire to live with dignity only as the members of the new high culture. कह रहे हैं जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो कैसे रहते थे, डिग्निटी के साथ एज द मेंबर्स ऑफ द न्यू हाई कल्चर, नए हाई कल्चर के मेंबर्स बनकर. द न्यू हाई कल्चर कुड बी प्रमोटेड एंड प्रोटेक्टेड ओनली बाय द स्टेट. नाउ दीज आर द थिंग्स व्हिच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझेंगे तभी तो हमें नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ ये समझ में आएगा. So the new high culture could be promoted and protected only by the state. अब हमें स्टेट का हेल्प तो चाहिए इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को चलाने के लिए. Now another thing, the new economy was so large that it could not effectively run without the participation of a large number of people. So ये कह रहे हैं कि जो लार्ज इकोनॉमी है आपकी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी was in reality very large. तो इतनी बड़ी इकोनॉमी को इफेक्टिवली रन करने के लिए हमें किसका पार्टिसिपेशन चाहिए, वी नीड अ पार्टिसिपेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. बहुत सारे लोग इसमें आए. हेंस एजुकेशन बिकम वेरी नेसेसरी. अब एजुकेशन होगा तभी तो आपकी आइडियाज को हम कम्युनिकेट कर पाएंगे, बिकॉज वी नीड लिटरेसी, वी नीड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट. सो द स्टेट कुड नॉट कैरी आउट इट टास्क till it had the support and the allegiance of the people. कह रहे हैं कि अगर स्टेट को लोगों का सपोर्ट ना मिले तो फिर तो स्टेट कुछ काम कर ही नहीं सकती है. तो सिमिलर थिंग दे आर टॉकिंग ओवर हियर. इट वाज नेसेसरी दैट पीपल बिलोंग टू द स्टेट एंड दैट दिस बिलोंगिंग शुड बी डायरेक्ट विदाउट बीइंग मीडिएटेड बाय एनी अदर टाइप्स ऑफ किनशिप एंड कम्युनिटी. कह रहे हैं कि हमें लोगों का सपोर्ट चाहिए और इस चीज को ये जो बिलोंगिंग है इसको किसी भी अनदर टाइप ऑफ किनशिप एंड कम्युनिटी से हमें मीडिएट नहीं करना है डायरेक्टली. मतलब स्टेट और लोगों का एक आपस में रिलेशनशिप होना चाहिए, एक बिलोंगिंग डेवलप होनी चाहिए स्टेट और लोगों के बीच में. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, people should become citizens and should be directly responsible to the state. तो लोगों को क्या बनना चाहिए, सिटीजन बनना चाहिए और डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट. नाउ इन द फंक्शनिंग ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस नेशनलिज्म बिकेम इनएविटेबल. कह रहे हैं ये जो सारी चीजें हो रही थी
कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन से परपेचुअल ग्रोथ हो रहा है, लोग इंटरलिंक हो रहे हैं, लिटरेसी डेवलप हो रहा है, आपस में पीपल आर कम्युनिकेटिंग, ठीक है, एक सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स लेड टू अ क्रिएशन ऑफ नेशनलिज्म. तो नेशनलिज्म यहाँ पर एक इनएविटेबल प्रोसेस के थ्रू आ ही जाता है, ठीक है, एंड इनएस्केपेबल कॉन्सिक्वेंस. तो हम ऐसा नहीं है कि हम नेशनलिज्म को एस्केप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो इन द फंक्शनिंग ऑफ ऑल दीज प्रोसेसेस nationalism became inevitable and inescapable consequence. The modern economy requires it. कह रहे हैं कि मॉडर्न इकोनॉमी को इसकी जरूरत थी. द मॉडर्न स्टेट रिक्वायर्स इट, मॉडर्न स्टेट को भी इसकी जरूरत है. द सोसाइटी ऑल्सो रिक्वायर्स इट, सोसाइटी को भी इसकी जरूरत है. दिस इज द क्रक्स ऑफ द गेलनर्स एक्सप्लेनेशन फॉर नेशनलिज्म. तो यही बात आपकी गेलनर ने बोली है कि नेशनलिज्म एक इनएविटेबल प्रोसेस है, और वो इनएविटेबल प्रोसेस आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू डेवलप हुआ. धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होता गया, वैसे वैसे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की, नेशन के साथ कनेक्ट होने की फीलिंग भी डेवलप होती गई. तो गेलनर का इन शॉर्ट यही ओपिनियन है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ फीलिंग ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द टर्म nationalism. तो nationalism का डेवलपमेंट हुआ. He came across references where nationalism developed without the development of industrialization also. यानी कि इन्होंने बोला, गेलनर ने बोला कि ऐसा नहीं है कि हर जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुआ और फिर नेशनलिज्म डेवलप हुआ. इनके पास ऐसे भी कुछ रेफरेंसेस आए जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन उतने पीक पर नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी नेशनलिज्म डेवलप हुआ. बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ही इज सेइंग कि इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप हुआ, दैट्स व्हाई इट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. ठीक है. अकॉर्डिंग टू गेलनर, nationalism comes first, nation comes second, which means nations are a product of nationalism. समझ में आया? एक बार फिर से आपके लिए रिपीट करती हूँ. According to Gellner, nationalism comes first, यानी कि nationalism पहले आया, and nation comes second. Nation second आया, which means nations are a product of nationalism. यानी कि नेशन क्या है, किसका प्रोडक्ट है, नेशनलिज्म का प्रोडक्ट है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. इफ यू